friends, myself Diplomat Dr. Logat Pratap Singh, founder and CEO SR National News. My dear friends, आज हम हैं दिल्ली में और आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जाने वाले हैं जो कि पेशे से साइंटिस्ट हैं और आपका पॉल्यूशन के उसमें बहुत सारी डिवाइस बनाई हुई है और हमारे सामने हैं मिर्जा आरिफ साहब, जिनका आपको मैं परिचय कराने का मोहताज नहीं है। भारत में कहीं भी आप नाम शायद जान सकते हैं। तो हम मिर्जा आरिफ सर से जानेंगे कि दिल्ली में बढ़ता तापमान, वो वाटर का क्राइसिस हो, इन सब विषय में जानेंगे। तो मैं मिर्जा साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जितने तेजी से तापमान बढ़ रहा है, अभी 3 दिन पहले 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? सवाल बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके जवाब के लिए 4 किताबें लिखा हूँ। जी जी बिल्कुल। और ये तापमान या टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा जी और न सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी 12वीं तो वाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, लेकिन मेरे पास अभी गूगल से एक आया था कि ईरान में 65 टेम्परेचर हो गया अचानक एक दिन। अरब में तो सुनते थे कि क्योंकि 55 डिग्री के बाद तो खजूर पकनी शुरू होती है, चलिए ठीक है, वो उस माहौल में पैदा हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है या हिंदुस्तान में और मेट्रो सिटीज में हिंदुस्तान के, आप हिंदुस्तान के गाँव में और देहात में चले जाए तो भी वहाँ पर आपको उतनी नहीं मिलेगा। उसका एक उदाहरण देता हूँ। जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली एक बहुत छोटी सी जगह है, कुल 40 किलोमीटर का रेडियस है, लेकिन आप इस 40 किलोमीटर के रेडियस में देखिए कि अलग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या हमारा मौसम विभाग हो, नजफगढ़ का टेम्परेचर कुछ और बताएगा, जमनाबाद गांधीनगर का कुछ और बताएगा, वेस्ट दिल्ली का कुछ और होगा, ईस्टर्न दिल्ली का कुछ और होगा, सिर्फ 40 किलोमीटर। तो इसमें परमात्मा और सूरज देवता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बात नजफगढ़ में टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, पहला सवाल ये आता है। वहाँ कम क्यों है ये सवाल नहीं है, बस ज्यादा क्यों है ये सवाल। उस सवाल की वजह ये है कि नजफगढ़ और नांगलोई के साथ और ये कपास रिवर जो इलाका है, इसमें अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एयरपोर्ट का है। एक भी पेड़ नहीं हो सकता। रनवे है एयरपोर्ट 80 स्क्वायर किलोमीटर, 9 किलोमीटर ऐसे 9 किलोमीटर ऐसे, अगर आप इसको देखेंगे सर्कल तो 70-80 किलो 70 किलोमीटर के करीब बनेगा, कोई पेड़ नहीं। तो गर्मी बढ़ने का उस इलाके में एक वजह ये है। साइमल्टेनियसली हर 2 मिनट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड होती है और टेक ऑफ करती है, उसकी अपनी ईंधन, उसका अपनी गर्मी जहाज की। उसके बाद मेट्रो सिटीज में जितनी भी मेट्रो सिटी है, आप सबको देखेंगे खाली दिल्ली का ये हाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली छोटी जगह है, एयरपोर्ट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के 40 किलोमीटर के एरिया में 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। हर आदमी क्योंकि मेट्रो सिटी में है, उसके पास पैसा भी आ गया है। तो किसी जमाने में टेबल फैन होता था, टेबल फैन से वो सीलिंग फैन पे आया, सीलिंग फैन से वो कूलर पे आया और कूलर के बाद एसी। तो एसी से पहले के जो 4 प्रोसेस थे उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ हवा का सर्कुलेशन था, हीट जनरेट नहीं कर रहे थे। एसी लगाकर हम हीट जनरेट कर रहे हैं, कोई करेगा और ऊपर से नहीं चढ़ा। भाई मई जून में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी? आप क्या चाहते हो, जनवरी में होगा? तो गर्मी तो होनी है, लेकिन हम उसे बढ़ा रहे हैं खुद। कुदरत कुछ नहीं कर रही है। जो ये ना कि कुदरत का कहर है और परमात्मा नाराज है, ये सब बेकार बातें हैं। हिरण काले हो जाते थे, वो गर्मी भी हमने सुनी है, तो ये तो हिरण तो कोई काला नहीं हो रहा भाई साहब। तो इसमें बात इतनी सी है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दिल्ली को देखते हैं तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होने की वजह मैंने आपको बताई कि एयरपोर्ट बना है तो पेड़ कम है, कॉलोनियां कट रही हैं तो वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, कॉलोनियां नहीं बन रही हैं जिन्हें काट तो वहाँ पेड़ काट दिए जाते हैं। और दिल्ली ऐसी जगह में 40 किलोमीटर में 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर उसके 50% भी सिर्फ चल रहा है एक वक्त में, तो 1 करोड़ इंजन की गर्मी कितनी है, उनका धुआं कितना है, बहुत ज्यादा। ये सब चीजें हम नहीं सोचते। हमारे लिए बहुत आसान होता है, ये भगवान की तरफ से कहर है, ये आपदा है और हुकूमत इसमें नाकाम है। ये दोनों जुमले बहुत आसान है कहना। हमने इसके लिए क्या किया है और कमी नहीं। जैसे अगर ये ऐसा ही आगे मैं इसमें बात और लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में, ये समाज का एक ही पहलू नहीं होता,
जिन लोगों ने ये क्रिएट किया है, ये गवर्नमेंट की मिसप्लानिंग है, ये लोगों को अपना है, लोगों को भी होना चाहिए। गवर्नमेंट की क्या मिसप्लानिंग होगी? एक घर में आप 4 गाड़ियां, 4 आदमी है तो 4 कारें, पार्किंग की जगह नहीं है, गर्मी बन रही है, उससे भी बन रही है, आप एसी चला के जा रहे हैं, गरम गरम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, फिर 4 कमरे तो चारों में एसी लगा हुआ है, ये फर्क पड़ रहा है। तो इसके लिए हम आदमी को खुद जिम्मेदार है। इसी समाज में से जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो अपना जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनमें एक हमारे आप यहाँ दरियागंज आए तो दरियागंज में आपने सुना होगा, उन्होंने में हाशमी दवाखाना के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी हाशमी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं गयासुद्दीन साहब, जो वकील भी हैं। आज भी उनसे मुलाकात हुई तो मुबारकबाद उनको दी, तो आज उन्होंने 47वां जन्मदिन है, तो उन्होंने आज 47 पेड़ लगाए। तो समाज का ये तबका भी है जो इस जाविये से सोचता है, इस एंगल से सोचता है कि मैं बजाय 47 लोगों को बुला के पार्टी करके केक खाएं और मजे उड़ाएं, उससे बेहतर ये कि मैं उस पैसे से 47 पेड़ लगा दूं। तो ये भी इतना नजरिया, दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में जो चीज अच्छी होगी उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी। लेकिन उन्हीं कम लोगों में से गयासुद्दीन हाशमी साहब, मैं उनको आपके चैनल के थ्रू मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जिसका भी कोई बर्थडे या तो देखिए सेलिब्रेशन के बहाने होते हैं। बर्थडे कोई हमारा हिंदुस्तानी, हमारा तो भारतीय जो कोई संस्कृति में है नहीं, लेकिन खुश होने के लिए बना दिया जाता है। तो खुश होने के बहाने हैं, तो जब भी खुश होने का बहाना मिले तो उसी खुशी में एक पेड़ लगा दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा संदेश। और सर इसी बीच में जैसे कि अभी दिल्ली में न्यूज आ रही है, कुछ जगहों पे दिल्ली में वाटर का बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहा है, लोग उस पर लड़ रहे हैं और मैटर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। वो क्या कारण है कि 95% ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है? जैसे कि आपने पेड़ों को तो चलिए, ये तो लोगों को मालूम है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, उसका शायद दुष्प्रभाव हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना भी पड़ेगा। और शायद अगर ये वाटर क्राइसिस भी होता गया और जिस प्रकार से तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन तापमान के साथ अगर जल की भी समस्या होगी तो फिर दिल्ली वासी क्या करेंगे? अभी आपने कहा कि वो पेड़ कटते जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। कैफी आजमी साहब ने आज से 35 साल पहले एक शेर कहा था, मुझे याद है कि पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिसम जल जाएंगे सर पर जो रसाया होगा। तो मशहूर करने लगा, आपकी बात याद आ गया था। लेकिन जो आपने अब आप पहले आप एयर पोल्यूशन पे बात कर रहे थे, फिर हमारे एनवायरमेंट पर और ग्लोबल वार्मिंग में, और हम सीधे आ गए वाटर क्राइसिस। खुद आपने कहा कि ये 45 डिग्री या 46 डिग्री या 50 डिग्री तक दिल्ली में टेम्परेचर हो गया, 53 आ गया। तो कैंडल इज द बोथ साइड बर्न। वापस वहीं आऊंगा, 40 किलोमीटर की इस दिल्ली में 1962 में 1965 में जब मास्टर प्लान बनता था तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था, उस वक्त आबादी दिल्ली की सिर्फ 20 लाख थी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो मास्टर प्लान दिल्ली के लिए बनाया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि 60 लाख लोगों के रहने के लिए हमारे मास्टर प्लान बना। तो बहुत आदरणीय मर्द आहन लौह-पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा कि पंडित जी को क्या हो गया, अरे कभी दिल्ली में 60 लाख आदमी भी हो सकते हैं क्या? आज 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन और 20 लाख से ज्यादा, बल्कि 50 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में रोज आते और जाते हैं। तो 2.5 करोड़, अगर एक आदमी सिर्फ 2 लीटर पानी पिएगा तो उसको 5 करोड़ लीटर पानी चाहिए। दिल्ली की जमीन तो ना घटी है ना बढ़ी है, हीट जनरेट कर करके आप पानी को सुखा दिया। दिल्ली को कंक्रीट फॉरेस्ट बना दिया। दिल्ली के 9 एग्जिट है और 9 एंटर है। दिल्ली की बदनसीबी ये भी है कि ये हरियाणा और यूपी से घिरी हुई है। 1957 के बाद से यूपी ने आना शुरू किया और 60 के बाद से हरियाणा ने आना। आज लोग साउथ से भी आ रहे हैं और बंगाल से भी आ रहे हैं और बिहार से भी आ रहे हैं। तो ये इस बात पर तो कोई पाबंदी है ही। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो आएगा उसे पानी भी चाहिए।
अच्छा, अब पानी उसे सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, पीने के लिए चाहिए तो साफ और मीठा भी चाहिए, ये उसकी जरूरत है, उसका हक भी है किसी हद तक। बोरिंग वाटर को हमारी सरकार ने इसको जहरीला करार दे दिया है, वरना हमारे बचपन में तो कुएं थे और हैंडपंप होते थे, पानी तो था नहीं कॉर्पोरेशन का, सड़क के किनारे एक नलका लगा हुआ होता था, मतलब तो घर में पानी आता था, तब तो कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे घर में तो दवाई है 20 साल 25 साल तक। बात ये नहीं है, बात ये हुई है कि यहाँ पर इस छोटे से 40 किलोमीटर के एरिया में 2.5 करोड़ लोगों के लिए सीवरेज किया गया। जब आप सीवरेज करेंगे तो वो कहा जाएगा, 2.5 करोड़ लोग सिर्फ 2 लीटर पानी पिएंगे तो 5 करोड़ लीटर पर डे मीठा पानी की जरूरत है। हमारे यहाँ क्योंकि पानी एज गुड एज मुफ्त मिल रहा है, आप इसको 100 रुपए लीटर पानी कर दीजिए, दिल्ली में से कर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे है कि जब मोबाइल टेलीफोन पर, सेलुलर टेलीफोन पर 16 रुपए आउटगोइंग और 8 रुपए इनकमिंग थी, तो 500 लोगों के पास फोन था। आज आपने फ्री कर दिया तो पता ही चलता है कि अगर वो स्वीपर भी अपनी गाड़ी लेके चल रही है, कूड़े की दुकान से मोबाइल लगा हुआ है। 1990 में 30 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली के अंदर कोई पानी खरीद के पिएगा। सही बात। जिसे आज जल बोर्ड कहते हैं, यदि याद नहीं आ रहा है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुछ कहलाता था, कॉर्पोरेशन के अंडर में आता था, तो उसका 70 रुपए का बिल आया था एक बार 1 साल का, वो भी लोगों ने नहीं भरा था पानी का बिल। आपको मैं 80s की बात बता रहा हूं। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसी जगह में कोई पानी 20 रुपए की बॉटल खरीद के पिएगा, ये तो तसव्वुर ही नहीं था। बिल्कुल। तो हुआ ये है कि पानी मिल रहा है एज गुड एज मुफ्त में। अब दिल्ली सरकार ने बुरा न माने कोई लोग, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, केजरीवाल साहब कह देते हैं पानी मुफ्त, 20,000 लीटर तक फ्री पानी देगी मेरी सरकार। आप क्या अपनी सैलरी से देंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत। आप फ्री दे कब रहे? सही बात। ये तो अच्छा बिजली फ्री है कि आपको, मैंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, मुझे वोट दे दीजिए, यही है ना? हाँ, यही कॉन्सेप्ट। लेकिन आप तो माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, रॉबिन हुड वाली बात हो गई, तो आपके अमीर से लूट को गरीब को दे दो। आप अपनी सैलरी से तो नहीं दे रहे ना, आप टैक्स पेयर के पैसे से ही तो उनको दे रहे हैं, और आपका फायदा इतना सा कि आपको वोट मिलेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ जब सीवरेज सिस्टम आया, पहले क्या था कि जब सीवरेज नहीं था तो आदमी 1 लीटर या 1.5 लीटर का एक डब्बा या लोटा लेके टॉयलेट जाता था। आज वो सिर्फ अगर यूरिनल के लिए भी जा रहा है तो फ्लश दबा देता है और 20 लीटर पानी वेस्ट होता है। अब 20 लीटर पानी आप सिर्फ इस्तेंजे के लिए यूज कर लेते हैं, जो कभी था ही नहीं। तो कैंडल इज द बोथ साइड, और आई से अगेन कि एक तो पानी की कमी हो गई, जरूरत ज्यादा हो गई और वेस्टेज बहुत ज्यादा हो गई। तो पानी की इस इलाके के हिसाब से कुदरत ने जितनी जरूरत रखी थी कि 40 किलोमीटर में इतने लोग रहेंगे, उनको इतने पानी की जरूरत होगी, कुदरत ने पैदा कर दिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में गड़े में जितना पानी हमारा है आज उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा भरने की हम कोशिश करेंगे शायद वो फैलेगा। नहीं, मुझे बात ये नहीं, बोरिंग का जहाँ तक अंडरग्राउंड वाटर का ताल्लुक है, जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है जो मैंने आपको बताया, इसके 9 एक्सीडेंट है। गाजियाबाद वाला इलाका, मेरठ तक बाईपास वाला पूरा कंक्रीट फॉरेस्ट हो गया। नोएडा पूरा ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी जो आज नोएडा और नोएडा के बाद नोएडा फेज 2 और उसके बाद ग्रेटर नोएडा और उसमें भी सेक्टर्स 150 किलोमीटर, दिल्ली से 3 गुना ज्यादा जगह दिल्ली के एनसीआर में आ गई, और ये कंक्रीट फॉरेस्ट हो गया। यही हाल गुड़गांव की साइड पर हुआ, यही हाल फरीदाबाद की साइड पर हुआ, यही हाल दिल्ली सहारनपुर रोड पर हुआ, यही हाल सोनीपत पे हुआ, यही हाल रोहतक रोड पे हुआ है, यही हाल नजर वाले रोड पर हुआ है। तो 20-20 किलोमीटर के एरिया में हमने वो सारे पेड़ काट के कंक्रीट फॉरेस्ट बना दिया, और फिर हम ये कह रहे हैं दिल्ली में पेड़ लगा लो, गर्मी ठीक हो जाएगी। उसमें जगह का भाव भी हो रहा है, तो दिल्ली में कैसे पेड़ लगेंगे? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट करते जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं होगी। आई थिंक क्योंकि दिल्ली एक तरीके से मैं तो सिर्फ भाई डेवलपमेंट करना भी, ये सवाल जो है ये बड़े गौरतलब और बड़े बहस तलब मसले हैं। जी, लेकिन आपने वजह पूछी थी, मैंने वजह बताई। तो सर ये सॉल्यूशन जो है, समाधान नहीं, समाधान इसमें ये है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। ना दिल्ली की जगह बढ़ा सकते हैं, ना जमीन बढ़ाकर उसमें पेड़ बढ़ा सकते हैं। और पेड़ भी आपको बता दूं, पेड़ आपको गर्मी से तो थोड़ा सा रोक सकता है, साया तो दे सकता है।
लेकिन कोई ये कहे कि ये एनवायरनमेंट में 100% काम कर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है जी। क्योंकि पेड़ भी कहीं से तो सांस ले रहा है, कहीं से तो आपको अगर वो हमारे पास ये यकीन है कि वो हाइड्रोजन सारा अपने अंदर सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट हाइड्रोजन सॉरी, और वो ऑक्सीजन हमें रिलीज कर रहा है, तो किसी जगह से तो कर रहा होगा। हमने धूल सीमेंट इतनी उड़ा दी कि उसके रिलीज करने की जगह पर बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे कि क्या है कि अभी आसपास के बारे में कहा जाता है कि आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, किसान पराली जलाते हैं, उसका प्रभाव भी दिल्ली में पड़ता है, और उस पे दिल्ली में बढ़ता परिवहन, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे नेचर को प्रभावित करने का, तापमान बढ़ने का और वाटर गैसेस, क्योंकि एक पोल्यूशन भी तो दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ता है, वो चाहे ध्वनि पोल्यूशन हो या कारों का कारों का इतना ज्यादा होना, जैसे अभी आपने बताया घर में एक कार की जरूरत होती थी, आज 4 है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो उसका हो गया है। आपने जैसे दो बातें मिक्स कर दी, जैसे आपने पराली जलने की बात की, पराली सर्दी में चलती, हाँ सर्दी में चलती, और मैं अपना तो घर साफ नहीं कर सकता, नहीं तो पड़ोसी के से कारण को मेरे घर में जो गंदगी आई वो पड़ोसी की वजह से आई। ये पराली से दिल्ली में कोई फर्क पड़ता है पॉल्यूशन पे, इससे बड़ी बकवास कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी बकवास ही कोई नहीं है। जिसका दिल चाहे मेरे से आके डिबेट कर ले, मैं साबित कर दूंगा कि हरियाणा की या पंजाब की पराली जलने से दिल्ली के पॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास तौर से उतना जितना दिखाते हैं। अगर ये बताते हैं कि 70% फर्क या 80% पॉल्यूशन में जो इंक्रीज हुआ है पॉल्यूशन, वो पंजाब या हरियाणा की पराली जलने से हुआ है, तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। 1% 2% शायद हो सकता है, वो भी शायद। वापस आइए ऑटोमोबाइल की तरफ। मेट्रो सिटीज में पिछले 20-25 साल में पैसा बहुत आ गया, जब से कॉर्पोरेट आया। जब पैसा आता है तो आदमी अपने लिए आसानी चाहता है। आसानी में यही है, अच्छा सरकारी सुविधाएं उतनी है नहीं और उतनी अच्छी भी है, कमी भी है और खराब भी है। मेरे लिए बड़ा मसला है कि मैं यहाँ से डीटीसी बस में बैठ के जा सकूँ, न स्टैंड पे जगह है, न उसके खड़े होने की कोई जगह है, न वो कोई लाइन में चलता है, तो मतलब बहुत मुमकिन सी बात नहीं है। तो फिर आदमी सोचता चलो मैंने कार ली है, अपनी आसानी है कार लेते। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होगा, लोग व्हीकल से लेना नहीं छोड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक और बात यह है कि हमारे यहाँ व्हीकल्स जो है, एक कार, लग्जरी कार, ये सिंबल ऑफ स्टेटस बना हुआ है। मेरे घर में 2 कार है, 3 कार है, तो आप अपने पैसे को कहीं और दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम उससे लिए कारें खरीदते चले जाएं या और व्हीकल्स नए अलग अलग तरह के। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 20 लाख रुपए की है या 25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, वो सिर्फ इसलिए है कि रात को 9 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलाना है, उसको बहुत तेज आवाज से निकाल बस, और कोई उसकी मोटरसाइकिल की उसको जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ शोबाजी जिसे कहते हैं, काम लफ्ज है, उसे शोबाजी दिखाना। तो जिसका पैसे आ गए उसको 4 गाड़ियां शोबाजी के लिए रखनी है, जरूरत के लिए नहीं। चलिए सर, इसमें मैं आपको अंत में मैं कहूँगा कि आप न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर दिल्ली में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे हालात बनते रहे, क्योंकि हमारी अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कोई जिक्र इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का नहीं हुआ, क्योंकि मैनिफेस्टो तो सभी ने जारी किया, तो आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे ये हमारी दिल्ली और अन्य हमारा पूरा देश सुरक्षित रहे, मैं कहूँगा पूरा विश्व, क्योंकि तापमान, क्लाइमेट चेंज, ये सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे। कोई भी सियासी पार्टी खासतौर से इस इलेक्शन में तो इन मुद्दों पे तो जब बात करती तब उसको ये यकीन होता कि हम जीत जाएंगे। यहाँ तो किसी को यही यकीन नहीं है कि हम जीतेंगे, तो पहले तो सब इस दौड़ में लगे हुए और फिक्र में कि हम जीत तो जाएंगे, तो मुद्दों की बात कौन करे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे, तो अभी घर बचाने में लगे हुए, इसलिए मुद्दों पे बात नहीं। हर सियासी पार्टी अपने आप को महफूज करना चाहेगी, अपने आप को बचाना चाहती है, तो मुद्दों पे तो जब बात हो, जब ये यकीन हो कि हाँ आएंगे, और आवाम को और जनता को भी यकीन हो कि हाँ ये आएंगे और हमारे लिए काम करेंगे, और मुद्दों पे अगर बात हो तो ये भी यकीन हो कि हाँ जो ये कह रहे हैं उस मुद्दे पे बात होगी। मेरी तो उम्र गुजर गई, मैंने तो कभी देखा नहीं कि जो बात इलेक्शन में वादा किया गया है वो पूरा हो जाए। जो वादा करके पूरा ना करे किसी को सियासतदान कहते हैं, ये अब डिक्शनरी में लिखा गया है। बेवफा कौन हो सकता है तो आगे सियासतदान लिखो, झूठा कौन हो सकता है तो आगे नेता लिखो।
उसकी तो बात ही मत कीजिए। हाँ। तो मुद्दे पे तो पॉल्यूशन तो इनके लिए बहुत बात का मुद्दा है। जी जी। अभी हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल। कि अगर मेरे पास पैसा है जी। और मैं 2 गाड़ियां ले सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं एक ही में काम या करूं। बिल्कुल ऑफ कोर्स। उस एक में मैं कोशिश करूँ कि अगर मेरे बेटे को कहीं जाना है, हाँ। अपने ऑफिस जाना है और मुझे रास्ते में कोई काम है तो वही मुझे ड्रॉप करे, मैं दूसरी गाड़ी ना लूं या या मैं कोई और ऑटो या कैब न लूं। इधर जो कैब का एक रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई चीज आसानी के लिए आती है जी सर। हम उसका इतना महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए परेशानी का मसला बन जाता है। अब क्योंकि पैसे जेब में है 200-500 रुपए, 1000 रुपए, जी। तो अगर 2 किलोमीटर भी जाए इसको देखो कैब जा रही है, कैब जा रही है, कैब जा रही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग बहुत कम यूज करते हैं। अब अगर जिसके पास अपनी गाड़ी है और दूसरी भी ले सकता है तो दूसरी ना ले। जी। एक कार में एक आदमी ना चले, फैमिली के 4 आदमी चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, मेरा शहर तो फिर मेरा शहर है, तो उसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लोग ये सोचें कि नंबर 1 कि हमें कहीं जाना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हमारे पास पैसा है और गाड़ी है तो एक ही गाड़ी पे संतुष्ट हो जाए, ये काफी है। और एक बार प्रोग्राम बना दे सब चले जाए। हम लोग छोटे थे, माँ बाप की उंगली पकड़ के और हाथ पकड़ के सब लाइन में जाएंगे, लग के एक जगह चले जाते थे। मैंने तो नहीं देखा कि मेरे फादर कहीं अलग गए और मम्मी अलग गई, वहां से तो कभी नहीं। तो वापस वहाँ आए, उस वक्त इसलिए सुकून था, पानी भी बहुत ठंडक भी थी, सभी कुछ था। तो मिनट्स ये हैं इस पूरी कन्वर्सेशन के कि गर्मी हमारे यहाँ दिल्ली में खास तौर से इसलिए है। और आपको ये बता दूं कि दिल्ली की जो तराई का इलाका, लेकिन इस तराई के इलाके में भी अरावली पहाड़ की शुरुआत दिल्ली से हुई, जिसकी पहली चोटी पे जामा मस्जिद है। एक छोटी सी ब्रांच थी जिसपे बाबा हिंदुराव चला गया। एक और शाख इसी पहाड़ में से निकली, वो आनंद पर्वत कहलाती है। फिर ईदगाह वाली जगह देखेंगे, वहां जरा सी ब्रांच है। उल्टे हाथ पे अगर चलेंगे आप तो इधर ओखला की तरफ देखेंगे, सारा रॉकी एरिया है। करोल बाग से निकल के वसंतपुर की तरफ जाएंगे, सारा रॉक एरिया है। तो ये जमीन यहाँ दिल्ली की उस टाइप की जमीन नहीं है, खेती वाली मट्टी वाली जमीन बहुत कम है। और ये अरावली पहाड़ होते होते ही सीधा अलवर तक गया, 172 किलोमीटर लंबा पहाड़ है और ये खुश्क बंजर पहाड़ है। इस पे पेड़ तो है नहीं इस पहाड़, तो वो हीट है। ये तो बड़ा मालिक का कर्म है कि वो एक बैलेंस करके चलता है। तो साथ में हमें जमुना जैसी नदी भी दे रखी है, लेकिन उस नदी को नाला बनाने की जिम्मेदारी हमने अपने सर ले रखी है। तो नदी को नाला ना बनाए, पेड़ अगर हैं तो उनको साफ रखें, वरना वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए जो बोरिंग वाटर यूज हो रहा है उससे नीचे लेवल करेगा। नजफगढ़ के इलाके में गर्मी बढ़ने की मैंने आपको वजह बता दी, एयरपोर्ट। दिल्ली के 40 किलोमीटर के एरिया में 100 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनको बंद करना होगा। इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ट्रोनिका सिटी, ये सीमापुरी एक्सटेंशन के साथ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, झिलमिल है। उसके बाद नोएडा, आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद फरीदाबाद, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, रोहतक इंडस्ट्रियल एरिया है, जुवाड़ी है। ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के चारों तरफ बना दिया आपने, तो बीच में तो दिल्ली बिल्कुल भट्टी की तरह आ गया। और अंदर खुद दिल्ली स्टेट के इसमें DSID के 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया। सही दिल्ली का तो बर्बाद होना ही है मौसम को, इसमें गलती हमारी है, न तो इसमें इंद्र देवता कुछ कर रहा है। सर उसी को कैसे इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए जो आपका संदेश है, तो ये सारी चीजों को मिला करके एक संदेश तो दिया जा सकता है, सुधार नहीं। अपनी औलाद को भी नहीं सुधार सकता। नहीं, हाँ, संदेश के माध्यम से ही कैसे लोग अवेयर हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी है तो अवेयरनेस की। मैं वही आपसे मैंने सारी बात उसी में बता चुका हूँ। इसमें यह है कि जहाँ पेड़ है उसको साफ कर लो, जहाँ जगह है और पेड़ नहीं है तो एक पेड़ लगा लो। बिल्कुल। आपके पास पैसे हैं तो एक गाड़ी ले लो, उसी पे संतुष्ट हो जाओ। एक दूसरी गाड़ी अगर जहेज की आ रही है तो उसको मना कर दो, मेरे यहाँ जगह नहीं है खड़ी करने, क्योंकि अब तो दूसरा दो नुकसान हो रहा है।
आने वाले वक्त में भी मैं दहेज वाली या शादी की मजाकन बात नहीं कर रही, तो बता दूं कि जब जिस वक्त लड़के के गुण गिनवाया करेंगे पंडित जी, तो उसमें गुण ये भी हुआ करेगा कि लड़के के पास जो घर है उसको कारकर्दी करने की भी जगह है, तो ये गुणों में शामिल हो जाएगा एक वक्त आने वाला है। ये बड़ी यूनिक बात बताई आपने। ये भी एक वक्त आएगा कि जब एक गुण की तरह बताई जाएगी कि साहब आप जो कार देने वाले अपने, अरे इतना बड़ा स्टेटस है इनके पास कार पार्किंग है अपनी, ठीक है वक्त भी आता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में विस्तार में चर्चा करके। और मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी जो भी सर ने बातें बताई है कि यमुना को हमें नाला में कन्वर्ट नहीं करना, जो कि कन्वर्ट हो चुकी है, और हमें प्लांटेशन करना है और साथ ही पौधों को साफ भी करना है, और साथ ही हमें आसपास के जगहों पे जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी कम करना है, वरना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। और वो दुखदायी शायद हमारे आसपास के क्षेत्र में, और पॉपुलेशन का भी सर ने जैसे बताया कि एक समय था कि 60 लाख लोगों के लिए दिल्ली में बसने की जगह थी, आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये सब कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि आसपास के शहरों में रोजगार नहीं है। उसका एक कारण है कि दिल्ली में लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं आपको ऐसा नेशनल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और आप हमारे लोगों को संदेश दिए ताकि हम इस तापमान से और क्लाइमेट चेंज से और वाटर क्राइसिस से बच सके। थैंक यू सो मच।